जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है, इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं एनडीए 2026 जो आपका लेटेस्ट पेपर है। 2026 के अंदर जितने सारे ईडीएम्स के क्वेश्चंस आपको मतलब देखने को मिला था, आपने 2026 का अगर पेपर दिया होगा और आपने जितने सारे क्वेश्चंस ईडीएम्स के देखे होंगे, आपके सामने हाजिर करता हूं मैं अपने अंदाज में। मैं आज आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि ईडीएम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आपके सामने एनडीए 2026 का पेपर 1 के सारे ईडीएम मैं लेके आया हूं। ये आपका जो है 2026 का सेट ए है ना, बुकलेट सेट सीरीज जो होता है वो ए सीरीज का है। ये पूरा आपको डायरेक्शन ऐसे देखने को मिल जाएगा कि 4 ऑप्शंस होते हैं, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यूपीएससी एनडीए 2026 जो पहला पेपर है उसमें सवाल पूछा है नट्स एंड बोल्ट्स। और नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि जैसे छोटी मशीन हो या बड़ी से बड़ी मशीन हो, यानी छोटी से छोटी मशीन से लेके और चाहे बड़ी से बड़ी मशीन के अंदर जो जोड़ने का काम करता है ना, वो नट और बोल्ट करता है। चाहे वो खिलौने वाली गाड़ी हो, चाहे सच में जो हवाई जहाज हो, बड़ी सी टाइटैनिक जहाज हो, उसको जोड़ने के लिए एक ही चीज का इस्तेमाल किया गया है कि जो नट है और उसके बोल्ट्स है होने को तो है ये बहुत छोटी चीज। इसको मैं आपको पढ़ाया भी था कि जो भी मशीन आप ले लो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, नट्स और बोल्ट। हम जो छोटे थे ना तो कोई मशीन को देख के पेचकस से खोल देते थे, रिंच से उसको खोल देंगे, है ना। तो वही चीज होता है, आप में भी कई लोगों के अंदर ये आदत होगी, साइकिल को खुद से बनाने की आदत थी, बचपन वाली बात है। तो ये होते तो बड़े छोटे हैं, यानी जो चीज होता तो बड़ा छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। बिना इसके कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी मशीन को आप जोड़ नहीं सकते हैं। वहीं से ईडीएम बनता है नट्स और बोल्ट्स, जिसका मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग। यानी कोई भी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी जो प्रैक्टिकल होता है, इसेंशियल होता है और फंडामेंटल डिटेल्स होता है, उसको हम कहते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। तो नट्स और बोल्ट्स चाहे आप कोई भी ले लो, सुई धागा हो, मोबाइल हो, ट्रक हो, टेम्पू हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, सबके अंदर ये नट और बोल्ट से ही जुड़ा रहता है। तो वहीं से इस ईडीएम का मतलब निकल के आता है कि नट और बोल्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसेंशियल चीज होता है। तो उसी को कहते हैं क्या, नट्स एंड बोल्ट्स। और आप में थोड़ा सा और घुमा के पूछेगा, एसएससी जैसे एग्जाम में कह देगा क्या कि समथिंग दैट इज वेरी इसेंशियल, है ना, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप में देखो कैसे घुमा के पूछा है कि टू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोग्रेस, कि किसी प्रोसेस, कि क्या किसी प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप होता है उसको कंप्लीट करना होता है, नहीं। टू गेट डाउन टू प्रैक्टिकल डिटेल्स, मैंने क्या कहा था आपसे कि ये फंडामेंटल डिटेल्स होता है, प्रैक्टिकल डिटेल कह सकते हो, इसेंशियल कह सकते हो। यानी जैसे कॉमा से पढ़ाया था ना, प्रैक्टिकल कॉमा इसेंशियल एंड फंडामेंटल डिटेल्स, उसे कहते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद है कि आपको ये एक सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पर हम आते हैं। यहां पर एक ईडियम, अगला ईडियम है हैट इन हैंड। यानी हैट इन हैंड का मतलब क्या है, देखो हैट मतलब तो सभी जानते हैं कि सर हैट का मतलब होता है टोपी, यानी जो टोपी है ना उसको हम हैट कहते हैं। और हैंड मतलब होता है हाथ। आप सभी लोग शायद ध्यान दिए होंगे कभी ना कभी। और कहा जाता है कि ऐसी परंपरा थी, इस इडियम का ओरिजिन जो है हमें यह बताता है कि जैसे पहले के टाइम पर परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर जब जाएगा ना तो टोपी पहन के आता था, टोपी लगा लिया, टोपी पहन के जाएगा। अब तो कई लोग जो है फैशन में टोपी पहनते हैं, पहले के टाइम पर भी कह सकते हैं फैशन ही है, काइंड ऑफ फैशन ही था। लेकिन जैसे धूप है तो टोपी बचाएगा, ठीक है, बारिश है तो थोड़ा बहुत बचा लेगा उसमें, तो वही चीज है। अब होता क्या था कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता था और जब उससे कोई अपने उम्र से ज्यादा बड़ा या जिसके लिए उसके अंदर मन में सम्मान है, सम्मान की दृष्टि है, तो वो क्या करेगा ना कि अपनी टोपी को निकाल के और अपने साइड में ऐसे लगा के रख लेगा। आपने अक्सर देखा होगा पुलिस ऑफिसर को, ये पुलिस ऑफिसर जब अपने से बड़ों के पास जाते हैं ना तो अपनी टोपी को निकालते हैं और अपने साइड में यहां पर रख लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी बातों को कहते हैं। तो वो एक सम्मान का दृष्टि होता है। जब भी किसी व्यक्ति के लिए सम्मान में झुके हुए सर या सम्मान में झुके हुए टोपी, और टोपी को निकाल के अगर उसके हाथों में अपने हाथों में ऐसे रख लिया, इसका मतलब यह दिखा रहा है या अधीनता से किसी को सामने जाना, या फिर मैं क्या कह रहा हूं कि शोइंग ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी का मतलब तो विनम्रता, तो विनम्रता को शो करना, यह क्या दिखाता है, या आस्किंग फॉर समथिंग रिस्पेक्टफुली, आस्किंग यानी किसी चीज के लिए कोई भी चीज कहना या पूछना किसी चीज के लिए, और बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से, बहुत ही सम्मान पूर्वक जो होता है उसे हम कहते हैं हैट इन हैंड।
टोपी पर तो बहुत सारे जो है इडियम बन चुके हैं, है ना। पासिंग द हैट मतलब पैसा इकट्ठा करना, है ना। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, तुरंत। वैसे ही एक इडियम ये हो जाएगा हैट इन हैंड, यानी हाथ में क्या है, हाथ में टोपी। तो हाथ में टोपी का होना ये दिखाता है अपने सम्मान को। अब आगे से कोई मूवी में ऐसा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हैट इन हैंड का मतलब क्या था। तो हैट इन हैंड का मतलब होता है क्या, कि विथ ह्यूमिलिटी, इजी टू यूज, अवेलेबल फॉर एनीवन, यानी टू मैरी समवन नहीं, ये होता है ह्यूमिलिटी की बात करता है ना। यानी जो ह्यूमिलिटी दिखाता है, विनम्रता दिखाता है किसी के सामने, अपने बड़ों के सम्मान में जो काम करता है, उसे कहते हैं हैट इन हैंड। अगला इडियम है स्ट्रेट। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, यानी जो एकदम सीधा है, स्ट्रेट। इसका भी एक इडियम है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, सीधी सीधी। घुमा फिरा के बात करने को कहते हैं बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश। ये कह रहा है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है एकदम सीधा। फ्रॉम द हॉर्स, किससे, तो हॉर्स से नहीं, हॉर्स के मुंह से, हॉर्स के माउथ से। इसका मतलब क्या है, आपके सामने हाजिर है यहां, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसका मतलब होता है कि मतलब इधर उधर से नहीं पता करना, सीधा, जिससे उसका जवाब मिल सकता है। एकदम ऐसे चीजों से पता करना जो एक रिलायबल है। मैं इसकी कहानी बता देता हूं तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राचीन समय में घोड़े, हाथी यही सब थे, ऊंट, बैल, बकरी ये सब हुआ करते थे। तो पहले के टाइम पर घोड़ों को खरीदने और बेचने का काम किया जाता था। आज भी हमारे यहाँ सोनपुर का मेला लगता है। सोनपुर का मेला फेमस है जानवरों के व्यापार के लिए। इस एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जानवर उस मेला में बेचे जाते हैं। तो वैसे ही तो वहां पर क्या होता है, तो सोनपुर का मेला है, वैसे ही मान लो कि कोई मेला है, उस मेला में घोड़ा को खरीदने और बेचने की बात हो रही है। अब होता क्या था कि किसी घोड़े को खरीदने और बेचने के लिए उसके बारे में पता किया जाता था कि भाई ये घोड़ा कैसा है, इस घोड़े की उम्र कितनी है, एज कितनी है। और आप लोग शायद अगर नहीं जानते होंगे, आपको मैं एक बात बता दूं, आप अगर ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिस एग्जाम में मेडिकल होना है, तो जब आप मेडिकल देने जाओगे ना बाबू, तो आपका डेंटल चेकअप होगा। डेंटल चेकअप से पता है क्या होता है, इंसान की उम्र का पता चलता है। जब मतलब जो आर्कियोलॉजिकल वाले लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा, अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसका फॉरेंसिक जांच करती है, या अलग अलग कोई, मान लो कोई और टीम है, कहीं पर मर्डर हो गया, या मान लो कि 20 सालों के बाद किसी का लाश निकला है, उसका कंकाल ही तो निकलेगा। तो अब उस व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए फॉरेंसिक टीम वाले जो क्या करेंगे कि उसके दांत का जो है ना डेंटल चेकअप करेंगे। उस डेंटल चेकअप से यह पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी है। यानी हमारे एज को बताने के लिए क्या होता है, डेंटल चेकअप होता है। यही सेम काम होता था कि जब कोई घोड़े के बारे में पता करना है कि इसकी उम्र क्या है, कितने साल का है, तो किसी से पूछना नहीं है, आप जाके, जो एक्सपर्ट होते थे ना, वो जाके घोड़े के दांत गिन लेते थे या घोड़े के दांतों को देख लेते थे। इससे उनको पता चल जाता था कि उसकी उम्र क्या है, या इसका नस्ल क्या है, या सब कुछ इसके बारे में पता चल जाता था। वहीं से ये बन गया है कि सीधा, किससे, ना इससे पूछो, ना उससे पूछो, ना इससे पूछो, किसी से मत पूछो, सीधा जाओ और जाके घोड़े के मुंह को देख लो ना। घोड़े के मुंह के पास जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा, यानी सीधा विश्वसनीय स्रोत से। यहीं से इडियम बना है कि फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, कि जहां पर रिलायबल सोर्स होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी सीधा, घोड़े के मुंह से सीधा। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन, देखो लिखा है ना कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथोरिटिव, जो अथॉरिटिव होता है सोर्स से, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। किसी के बारे में जानकारी पता करना है तो ना इधर से, ना उधर से, ना आगे से, ना पीछे से, ना ऊपर से, ना नीचे से, सीधा जाके उसके मुंह से। तो ये मुंह से किसके, घोड़े के मुंह से, वहीं से ये इडियम बना हुआ है। उम्मीद है कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगले इडियम पर आते हैं कि बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ये इडियम को याद करने के मतलब याद आपसे तब होगा जब आपको लिखे इन सारे शब्दों के मतलब पता चल जाए। ना ही ये कहीं से कोई आयरनी है, ना कहीं पर कोई आधारित है, इसका सीधा मतलब किसी से संपर्क नहीं है, बस शब्दों से इसका मतलब है कि यहां पर लिखा है शब्द बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना या खाना। यहां लिखा है मोर मतलब ज्यादा, देन किससे, यू मतलब तुम, कैन, च्यू का मतलब होता है चबाना। मतलब कोई व्यक्ति इतना काट लिया कि
शायद उसको चबा भी नहीं पाएगा। मतलब जैसे कई बार नहीं होता है कि हम लोग खाते हैं, बर्गर खा लिए फ्री में मिल गया तो पूरा इसे इसे पूरा एक ही बार में जितना होता खा लेंगे, मुंह नहीं चलेगा। तो जब आदमी का मुंह नहीं चल पाता है मतलब क्या है कि वो इतना काट लिया है, इतना खा लिया है कि वो चबा ही नहीं पाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। कि बाइट का मतलब होता है काटना, बाइट ऑफ का मतलब काटना, मोर मतलब अधिक, देन का मतलब होता है से, कैन मतलब चबाना, सॉरी कैन मतलब सकना, च्यू मतलब होता है चबा। इसी तरह च्युइंगम बना होता है, च्युइंगम, च्यूम से शब्द बना है च्युइंगम। तो मतलब इतना काट लिया कि वो शायद वो खा ही नहीं पाएगा। ये तो प्रैक्टिकल है, हम लोग भी कई बार ठूस लेते हैं इतना कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कि मुंह से जो है वो निकलता ही नहीं है। तो वही चीज है, चबा ही नहीं पाते हैं उसको। तो वहीं से बना है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी अपनी क्षमता से अधिक काम अपने ऊपर ले लेना। अब खाने से तो होगा ना, ईडीएम का तो लिटरल होता नहीं है। तो वही चीज है, टू सडनली रैप आउट द कन्वर्सेशन, रैप आउट का मतलब समाप्त कर देना, समेट देना। टू ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, यही इसका आंसर है। टू डू समथिंग इन इजीएस्ट नहीं और चीपेस्ट वे नहीं। टू एग्जेजरेट समथिंग वाइल्डली, एग्जेजरेट करना नहीं। टू ट्राई टू डू यानी करने की कोशिश करना, मोर देन मतलब होता है ज्यादा, यू कैन मैनेज मतलब इतना तुमने कोशिश कर लिया कि शायद उसको तुम मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो। यहीं से बना है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अगला सवाल है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, यह भी नॉर्मल सी बात है। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। पीस मतलब टुकड़ा या हिस्सा, किसका, केक का, यानी केक का टुकड़ा। अब केक का टुकड़ा का मतलब सब लोग जानते हैं, हम लोग आज भी अपने भाषा में बात करते हैं कि दाल भात नहीं है, दाल भात का खेल समझे हो, ये दाल भात है कि मतलब आसानी से काम हो जाएगा। अब विदेश के अंदर या यूरोप के अंदर तो दाल भात वाली चीज तो है नहीं, तो सिर्फ बिहार के अंदर है। इसका शॉर्ट फॉर्म डीबीसी कह देता है, क्या खाए हो, डीबीसी, दाल भात चोखा। लेकिन फॉरेन के अंदर इसको केक से जो है संबोधित किया जाता है। यानी केक जो होता है बहुत इजी चीज है ना। केक का टुकड़ा का मतलब क्या है, बहुत आसान सा काम, कि जहां कहीं से केक का टुकड़ा लेके आ जाओ, बहुत आसान सी बात है। केक का टुकड़ा उठा लो, आसान सी बात है। मतलब केक का टुकड़ा आप जब भी देखोगे तो इसका कोई भारी चीज में नहीं आएगा, बहुत हल्के चीज में आता है। इसलिए छोटका बच्चा भी केक का टुकड़ा बहुत पसंद करता है। तो वही चीज होता है पीस ऑफ केक, मतलब आसान कार्य। ठीक है, यानी केक का टुकड़ा मतलब आसान कार्य, समथिंग दैट इज वेरी इजी, जो बहुत ही आसान होता है, उसे कहते हैं पीस ऑफ केक। ये 2026 का आखिरी इडियम था। ठीक है, 5 इडियम पूछे गए थे। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, समथिंग डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल, नहीं। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नहीं, ये भी नहीं होगा। समथिंग दैट अपीयर्स वेरी, और यहां पर है समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। ठीक है, आंसर क्या होगा, यानी बहुत ज्यादा आसान है उसको पूरा करने के लिए। अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना। तो आपको ये जितने सारे शब्द दिखाई दिए, ये आपके 2026 के सारे क्वेश्चन थे। ऐसे करके आपको हर दिन मैं आपको कम से कम 2 ईडीएम कराऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है, मन ला के पढ़ाई करना है और तैयार रहिए। बस आप वीडियो का इंतजार करते रहिए, वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। हर दिन आप तक, आपके एग्जाम तक मैं सारी वीडियो को ऐसे ही पहुंचा दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों के जवाब बढ़िया बढ़िया तरीके से मिल गए होंगे। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, जहां पर हम 2025 के अंदर जो ईडीएम पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। और हम उसके सेकेंड पेपर में भी शायद 25 में ईडीएम नहीं पूछा गया है। और एक बात मैं और आप सभी लोगों को बता दूं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं मैंने अपने अनुभव से और मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है, तो उसमें मैंने एक चीज देखा है कि अगर 2025 में अगर ये चीज पूछा गया, अगर 2025 के 1 में पूछा गया तो 2025 के 2 में भी पूछा जाएगा। ये चीज है, अगर 2025 का पेपर आपके पास होगा, आप देखना कि 2025 के पेपर 1 में अगर ईडीएम नहीं पूछा गया तो 2 में भी नहीं पूछा गया। ये थोड़ा सा चीज है, रिसर्च करके आप थोड़ा देख लेना। मतलब जो 1 में आया है ना, वो ज्यादातर 2 में आने के पूरे पूरे चांसेस बने, 99% चांस बना है कि आया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आएगा ही आएगा, मैं पेपर तो बना नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना पता है, जो रिसर्च मैंने करता हूं, जो रिसर्च आपके लिए किया हूं मैं, तो उसमें यह चीज सिद्ध है कि 2026 में अगर पहले पेपर में पूछा गया है तो 2026 के सेकंड पेपर में भी पूछा जाएगा। तो तैयार रहिए बढ़िया से, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद।